सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री का पिछली सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप। मिर्जापुर में बाण सागर नहर परियोजना समेत दूसरी कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। कहा, परियोजनाओं में देरी से खजाने पर पड़ता है भार। उपराष्ट्रपति का सभी राज्य सरकारों से क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाए जाने की अपील। कहा, भाषाओं में संस्कृति, नैतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान हो समाहित। संसद की मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक आज। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर होगा जोर। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए साझा उम्मीदवार तय करना एजेंडे में सबसे ऊपर। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली शिखर वार्ता के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। वार्ता से पहले ट्रंप ने रूस, यूरोपीय संघ और चीन को अमेरिका का बताया दुश्मन। रूस नीति की आलोचना को लेकर मीडिया पर साधा निशाना। और 20 साल बाद फ्रांस फिर बना फुटबॉल का चैंपियन। रोमांचक खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से दी मात। गोल्डन बॉल का अवार्ड क्रोएशियाई कप्तान लुका मॉड्रिक के नाम। इंग्लैंड के हैरी केन को गोल्डन बूट। नोवाक जोकोविच ने जीता चौथी बार विंबलडन खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 4 जुलाई की बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। रैली में प्रधानमंत्री खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के केंद्र के फैसले के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराएंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले महीने पुरुलिया जिले में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 22 से अधिक पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की है और राज्य में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी है और राज्य के हाल में हुए पंचायती चुनाव में उपचुनाव में वो मजबूत बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाण सागर सिंचाई परियोजना समेत 4000 करोड़ की नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं को लंबित रखने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से भारत तेजी से न्यू इंडिया की ओर कदम बढ़ा रहा है। मिर्जापुर में 3420 करोड़ की लागत से बनी बाण सागर परियोजना राष्ट्र को समर्पित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण करते हुए उम्मीद जताई कि ये योजना मिर्जापुर और इलाहाबाद के किसानों के साथ ही दूसरे इलाकों के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति की कमी के चलते 40 सालों तक लंबित रही। लगभग 300 करोड़ के बजट से शुरू ये परियोजना अगर उस समय हो जाती 300 करोड़ में हो जाती, लेकिन न होने के कारण समय बीतता गया, दाम बढ़ते गए। 300 करोड़ की योजना 3500 करोड़ लगाने के बाद पूरी हो पाई है। आप मुझे बताइए, ये पुरानी सरकारों का गुनाह है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने किसानों से इस परियोजना से मिलने वाली पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील की। जिन किसानों के खेत में ये पानी पहुंच रहा है, जिनके निकट में नहर लगी है, क्या मेरे किसान भाई बहन टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर फवारे वाली सिंचाई और बूंद बूंद पानी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं क्या? मैं आपसे यही मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप मुझे वादा कीजिए
कि ये जो पानी है ये हमारे लिए मां विंध्यवासिनी का प्रसाद है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा पिपराडार में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज, जन औषधि केंद्र, नेशनल हाईवे नंबर 76 के चौड़ीकरण और उच्चीकरण के शिलान्यास के साथ ही वाराणसी को मिर्जापुर से जोड़ने वाले चुनार पुल के साथ ही 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का फायदा अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 सालों में भारत में 5 करोड़ लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकले हैं। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का कहना है अगर ऐसी रिपोर्ट नेगेटिव होती तो हफ्ते भर हमारे यहां हो हल्ला चलता रहता, लेकिन पॉजिटिव है तो आती है चली जाती है, कोई नोटिस भी नहीं करता है। साथियों, गरीब को दवाई, किसान को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई जहां सुनिश्चित होगी, जहां सुविधाएं अपार होगी और व्यवस्था ईमानदार होगी, ऐसे न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने में हम जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्षी दलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का 2 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात हो या आम लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अब तक की सरकारों ने इन तमाम मसलों पर सिर्फ राजनीति की। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में 9 जिलों से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने के मकसद से विपक्षी दलों की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। संसद भवन परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के चेंबर में यह बैठक होगी। इसमें प्रमुख तौर पर राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए साझा उम्मीदवार तय करने के एजेंडे सबसे ऊपर है। कांग्रेस के पीजे कुरियन का कार्यकाल 1 जुलाई को खत्म होने के बाद उपसभापति का पद खाली है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने बताया कि बढ़ते बैंक धोखाधड़ी के मामले, महिला सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का मुद्दा आगामी मॉनसून सत्र में विपक्ष उठाने की तैयारी कर रहा है। संसद का मॉनसून सत्र बुधवार यानी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 10 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद और विधानसभाओं में कार्यवाहियों के सुचारू संचालन पर जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी मॉनसून सत्र के दौरान सांसद और विधायक जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए वाद विवाद और संवाद के जरिए फैसला लेंगे, साथ ही जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति कल हरियाणा में फतेहाबाद में संत शिरोमणि कबीर प्रकट दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। संत कबीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने लोगों को समानता और आपसी सद्भाव का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। कबीर साहब की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए जितनी प्रासंगिक उनके समय में थी, उतनी आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। संत कबीर की महानता का एक बहुत बड़ा पक्ष है उनकी सरलता। ऐसी सरलता जो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए ज्ञानी में ही संभव हो सकती है। पाप और पुण्य तथा सत्य और असत्य के विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन जिस सरलता और प्रभाव के साथ संत कबीर इस विषय को स्पष्ट करते हैं, वो दुर्लभ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी प्रदेश में वहां की मातृभाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली के आर.के. पुरम में आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के एक नए भवन के उद्घाटन के मौके पर भाषा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई जितनी भी भाषा सीखना चाहे उतनी सीख सकता है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता के व्यापक सांस्कृतिक पहलुओं को संरक्षित रखने के लिए भाषा की संरक्षा जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाओं में संस्कृति, नैतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान समाहित होता है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भाषा की एक भाषा जरूर सीखनी चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख के कार्यों और उपलब्धियों की सराहना की।
नीति आयोग तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी सब्सिडी को रसोई सब्सिडी में बदलने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, ताकि खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस और जैव ईंधन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी फायदा पहुंचाया जा सके। इस समय सरकार सिर्फ एलपीजी का इस्तेमाल करने वालों को ही सब्सिडी देती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि खाना बनाने से संबंधित सब्सिडी में बदलाव की व्यवस्था को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2030 के मसौदे में शामिल किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल फीस के नियमन के लिए डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई उपायों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। बिना सरकारी सहायता और निजी स्कूलों में बेतरतीब फीस बढ़ाने से बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर ये सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को इसके लिए सभी जिलों में एक समिति का गठन करना चाहिए। पैनल ने स्कूल फीस बढ़ोतरी पर अधिकतम 10% की सालाना सीमा तय करने की सिफारिश की है। आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिशें और सुझाव भेज दिए हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम के अपराधों के प्रावधानों की समीक्षा के लिए कंपनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति सरकार को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। पूर्व लोकसभा महासचिव टीके विश्वनाथन इस कमेटी के सदस्यों में शामिल हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी कानून 2013 के तहत जेल की सजा वाले कुछ अपराधों की समीक्षा को लेकर दंड के प्रावधानों पर गौर के लिए समिति गठित की है। ताजमहल के संरक्षण को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई गई है। बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित होगी। ताजमहल के संरक्षण के मुद्दे पर होने वाली इस बैठक में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। उनके अलावा बैठक में यूपी और केंद्र के कई विभागों के अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चार साल मोदी सरकार, क्या रंग लाई सर्जरी के दामों पर नियंत्रण लगाने की सरकार की नीति। जहाँ प्राइवेट में आपसे 4-5 लाख रुपए मांगते हैं दोनों घुटने के, वहाँ पे 1.25 लाख रुपए में सारा काम निपट गया दोनों का। सरकार जब फायदा दे रही है तो उठाना चाहिए उसका फायदा भी। जो पहले स्टंट की कीमत हुआ करती थी 1.5 लाख रुपए, करीब उसकी 1/4 कीमत पे वो स्टंट मुझे डाला गया। ये मरीज बताते थे कि हमें वहाँ पे इतना दे रहे हैं, सेम ब्रांड का ही, कहाँ 55,000 कहाँ, वो तो काफ़ी कम हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया ये तो। एनिलियन के हिसाब से जो दवाइयाँ एसेंशियल लिस्ट में शामिल की जाती थी वो ऑटोमेटिकली प्राइस के कंट्रोल में आ जाती थी। देखिए 4 साल मोदी सरकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। 3 तलाक के प्रतिबंधित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के शोषण से जुड़ी हुई एक और व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट इस महीने सुनवाई शुरू कर सकता है। हलाला एक बलात्कार है। औरत की पूरी जिंदगी शर्म से गुजरती है। वो अपने घर में क्या, समाज में, खानदान में कहीं बैठने लायक नहीं होती है। मुस्लिम समाज की रहनुमाई का अगर हम दावा करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की मदद करेंगे कि बरसों से जो शोषण चलता आ रहा है मुस्लिम महिलाओं का वो खत्म होगा। मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पर है कि इसको सोशल बुराई के तौर पर न लेकर के डायरेक्ट इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, उलमा के साथ, पर्सनल लॉ के साथ जोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है। जो भी प्रथा गलत है उसको डिफेंड मत करिए कि ये मेरा ऑप्शन है या मेरा पर्सनल लॉ। इसमें कोई लॉ का सवाल नहीं है, इसमें इंसानियत का सवाल है, इसमें संवैधानिक प्रिंसिपल्स का सवाल है, और वही सवाल आज की तारीख में इम्पोर्टेंट है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को सियाड़ बाबा जलप्रपात पर बड़ा हादसा हुआ है। रविवार दोपहर जलप्रपात पर हुए भूस्खलन के बाद यहां नहा रहे कई लोग दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई जख्मी लोगों की हालत बहुत गंभीर है। हादसे के बाद सेना, स्थानीय लोगों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर कई लोगों को
जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। बांग्लादेश ने भारत को भरोसा दिया है कि वो उनकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देश के खिलाफ किसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए हरगिज नहीं होने देगा। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने ये बात भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर वार्ता के दौरान कही। राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष के साथ छठे भारत बांग्लादेश गृह मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। बैठक में आतंकवाद निरोध, क्षमता निर्माण और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने, सीमा प्रबंधन, जाली मुद्रा, मादक पदार्थ और मानव तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने और वाणिज्य दूतावास से संबंधित मुद्दों समेत सुरक्षा हितों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। गृहमंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश को सभी तरह का समर्थन दिया। हस्ताक्षरित संशोधित यात्रा समझौता के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के सेनानी और वृद्ध नागरिकों को 5 साल का 1 से ज्यादा भारतीय वीजा मिलेगा। इस दौरान छात्रों और भारत में इलाज कराने की इच्छा रखने वाले लोगों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बांग्लादेश की मदद करने के लिए और राहत सामग्री और रसद भेजने की पेशकश की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। सुषमा स्वराज 2 दिन की बहरीन यात्रा पर शनिवार को मनामा पहुंची थी। उन्होंने रविवार को बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत बहरीन उच्चायोग की दूसरी संयुक्त बैठक की सह अध्यक्षता की। शेख खालिद ने बहरीन के आर्थिक विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली शिखर वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित हैं। वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंच चुके हैं। दोनों नेता अमेरिका और रूस के बीच संबंधों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को मार्च में दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई दी थी, जिसके बाद पुतिन और ट्रंप ने बैठक करने पर चर्चा की थी। इस सम्मेलन में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत होगी। दोनों नेता एक संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं। हालांकि पुतिन से शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, यूरोपीय संघ और चीन को अमेरिका का दुश्मन बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मंत्रालय दफ्तर के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 7 लोग मारे गए, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब तक किसी भी संगठन ने ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्रालय के बाहर हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमला उस वक्त किया गया जब कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों से घरों के लिए निकल रहे थे। कर्मचारियों के परिसर से निकलने के दौरान हमलावर ने सुरक्षा गेट पर हमला किया। बात फीफा वर्ल्ड कप की। फ्रांस ने फीफा विश्व कप 2018 का खिताब जीत लिया है। कल हुए रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। 1998 के बाद ये दूसरा मौका है जब फ्रांस की टीम ने विश्व कप का खिताब जीतने का करिश्मा दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार फाइनल तक पहुंची क्रोएशियाई टीम का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। फ्रांस ने 18वें मिनट में मारियो मैंडजुकिच के आत्मघाती गोल से बढ़त बनाई, लेकिन इवान पेरिसिच ने 28वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। फ्रांस को जल्द ही पेनल्टी मिली, जिसे एंटोनी ग्रीजमैन ने 38वें मिनट में गोल में बदल दिया। मुकाबले में 59वें मिनट में पॉल पोग्बा ने फ्रांस की तरफ से गोल करके अपनी टीम को मजबूत कर दिया। इसके बाद 65वें मिनट में कैलियन एम्बापे ने चौथा गोल दागकर क्रोएशिया की उम्मीदों को झटका दे दिया। हालांकि क्रोएशिया की तरफ से 69वें मिनट में मारियो मैंडजुकिच ने दूसरा गोल दागकर संघर्ष जारी रखा, लेकिन क्रोएशियाई टीम के लिए मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। इसी के साथ फ्रांस विश्व कप हासिल करने में कामयाब रहा। फीफा विश्व कप के रोमांचक फाइनल में क्रोएशिया को हराकर फ्रांस की टीम ने दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया।
जीत के बाद ही पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल है। लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर फ्रांस की नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसक हाथों में फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज लेकर खुशी का इजहार करते नजर आए। पेरिस में शानदार आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला। फ्रांस की इस जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया। भारत में फ्रांस के दूतावास और गोवा में फुटबॉल प्रेमियों ने विश्व कप में फ्रांस की जीत का जश्न मनाया। भारत के कई हिस्सों में जगह जगह फाइनल मुकाबलों को बड़ी स्क्रीन पर देखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रशंसकों ने मैच का लुत्फ उठाया। दिल्ली में फ्रांस के दूतावास में फ्रांस के विश्व कप विजेता बनने पर जीत का जश्न मनाया गया। प्रशंसकों ने यहां बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। फ्रांस की जीत के बाद हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और भारत में फ्रांस के राजदूत से खास बातचीत की। France is the winner. After 20 years, France has again captured the medal of FIFA World Cup football. And here with me is the Secretary General of Rajya Sabha, Mr. Desh Deepak Verma. Sir, how do you like this? Yeah, it's good. The enthusiasm is very nice. So, did you enjoy this match? Yeah, very much. Very interesting. But how do you see the Croatian team? No, they had a very fighting spirit. And surprisingly, most of the time they had the ball in their possession. And what will you tell about the French team finally? Of course, the French showed their supremacy and they played very, very well. Fantastic! Fantastic! And let us go to the ambassador and you can see the cheering crowd here. Ambassador, you tell 3+1. You told 3+1 and now you are 4+2. I'm very happy and very proud of the team. Ambassador has told 3+1 and now France has won by 4+2. Well, did you believe it? Well, you can hear behind me. Really. You are one of the most fortunate ambassadors in the world for France and such a cheering in India. Yeah, well, that's fantastic. That's a fantastic evening. Fantastic. And how will you tell about the Croatian team? They have played very well. They have played extremely well. Yeah. Thank you. Thank you. So, Ambassador of France in India is telling he had forecasted 3+1, but now France has won by 4+2. A splendid performance by French team, but Croatians also fought very well. Croatians cheer for Croatian team and cheer for the French team. Thank you so much, the football lovers all over the world, and French are the winner, but Croatians are also the winner because Croatia has shown that it can fight against all the world. They have fought very well, but cheer up France, cheer up from India. Akhilesh Suman for Rajya Sabha Television with camera person Sanjay Kumar in Delhi. और चैंपियन बनने पर फ्रांस की टीम को भारत समेत दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके फ्रांस के खिलाड़ियों को फीफा विश्व कप जीतने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने मेहनती टीम क्रोएशिया को भी शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्रांस को शानदार खेल और विश्व कप जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके फ्रांस को फुटबॉल चैंपियन बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट और खासकर फाइनल में फ्रांस ने शानदार खेल दिखाया। वहीं प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया की टीम को भी बधाई दी और कहा कि विश्व कप में क्रोएशिया ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। फाइनल मैच खत्म होते ही अवार्ड सेरेमनी में फीफा ने विश्व कप के दौरान दमदार प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में दिए जाने वाले अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच डिडिये डेशम्स तीसरे ऐसे शख्स बन गए हैं जो पहले बतौर खिलाड़ी और फिर बतौर कोच विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हों। डेशम्स ने 20 साल पहले पेरिस में बतौर कप्तान विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी और अब फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया तो कोच रहते हुए उन्हें दोबारा ये मौका मिला। फ्रांस के 19 साल के किलियन एम्बापे ने 4 गोल करके अपनी टीम को विश्व विजेता बना दिया। इसका इनाम उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में मिला है। एम्बापे ने फाइनल में 1 गोल दागा। इसके साथ ही वो ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिसने कम उम्र में फाइनल में गोल किया हो।
गोल्डन बॉल का खिताब टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। लुका मॉड्रिच को उनके बेहतरीन प्रदर्शन और अपनी टीम को लीड करने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। इंग्लैंड की टीम भले ही फीफा विश्व कप में चौथे स्थान पर रही, पर कप्तान हैरी केन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल करके गोल्डन बूट हासिल करने में सफल रहे हैं। हैरी केन ने विश्व कप में 6 गोल किए। बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कोर्टियोस को शानदार गोलकीपिंग के लिए गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार दिया गया। उन्हें इस विश्व कप में सबसे ज्यादा बचाव किए, जिसकी वजह से वो इस पुरस्कार के हकदार बने। फ्रांस की जीत के साथ ही 24 दिनों तक चले मुकाबले के दौरान 160 से ज्यादा गोल के बाद फुटबॉल का महाकुंभ खत्म हो गया। आइए देखते हैं फ्रांस की जीत के बाद जश्न की झलकियां। उधर टेनिस में नोवाक जोकोविच ने साउथ अफ्रीका के मैराथन मैन केविन एंडरसन को हराकर विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने एंडरसन को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6 से मात दी। ये जोकोविच का चौथा विंबलडन खिताब है, जबकि ओवरऑल 13वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2011, 2014 और 2015 में एक खिताब जीता था। 2015 के बाद विंबलडन में ये उनकी पहली ट्रॉफी है। वहीं एंडरसन पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी थे जो 97 साल में पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे और अपने देश के लिए चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटे थे, पर वो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सके। पीवी सिंधु को रविवार को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में सिंधु को जापान की नोजोमी ओकुहारा ने शिकस्त दी। ओकुहारा ने सिंधु को 21-15, 21-18 से हराया। बात मौसम की। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मानसून में देशव्यापी 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इसमें 30% बढ़ोतरी हुई है। देखते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का पिछली सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप। मिर्जापुर में बाढ़ सागर नहर परियोजना समेत दूसरी कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। कहा, परियोजनाओं में देरी से खजाने पर पड़ता है भार। उपराष्ट्रपति का सभी राज्य सरकारों से क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाए जाने की अपील। कहा, भाषाओं में संस्कृति, नैतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान हो समाहित।
संसद की मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक आज। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर होगा जोर। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए साझा उम्मीदवार तय करना एजेंडे में सबसे ऊपर। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली शिखर वार्ता के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। वार्ता से पहले ट्रंप ने रूस, यूरोपीय संघ और चीन को अमेरिका का बताया दुश्मन। रूस नीति की आलोचना को लेकर मीडिया पर साधा निशाना। और 20 साल बाद फ्रांस फिर बना फुटबॉल का चैंपियन। रोमांचक खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से दी मात। गोल्डन बॉल का अवार्ड क्रोएशियाई कप्तान लुका मॉड्रिक के नाम। इंग्लैंड के हैरी केन को गोल्डन बूट। नोवाक जोकोविच ने जीता चौथी बार विंबलडन खिताब। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए सारा जहां। नमस्कार।